गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर चल रहा था सीड मार्केटिंग के बारे में। तो कल अपने उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज नेक्स्ट उससे आगे का जो मैटर बचा हुआ है, इसमें आपके फैक्टर हैं जो अफेक्टिंग करते हैं अपने सीड मार्केटिंग को, और रोल ऑफ WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या OECD का जो सीड मार्केटिंग में क्या क्या योगदान है उसके बारे में अपने इसमें देखेंगे। तो सीड मार्केटिंग तो आपको जैसे बताया था, बीज उत्पादन की मांग और मतलब सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड, जो सप्लाई और डिमांड होती है वो क्या है, नेगेटिव से रिलेटेड होती है। जो अपने सीड का प्राइस होता है उससे नेगेटिव रिलेटेड होती है। तो इसी के साथ जिस इसमें आगे आपके विपणन एजेंसीज हो गई और डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपके माध्यम हो गए, उन सभी का अपने कंप्लीटली जो अध्ययन करते हैं वो सीड मार्केटिंग कहलाता है। इसकी इसमें प्रोसेसिंग भी आपके सम्मिलित है, स्टोरेज भी वगैरह। तो मतलब सारी जो भी ये इंटरेक्टिव जो भी है आपस में इंटरेक्शन करती है, सारी इंटर रिलेटेड होती है एक दूसरे से, ये कंप्लीट सीड मार्केटिंग कहलाती है। तो आपको मेजर कंपोनेंट जिसमें फोरकास्टिंग ऑफ सीड डिमांड, आपने मांग का पूर्वानुमान लगाने, इसके बारे में अपने देख लिया था। उस लोकेलिटी का आपको कंप्लीट जानकारी वगैरह होना चाहिए। उसमें क्या मतलब प्राइस, किसानों को क्या प्राथमिकताएं उनको पसंद है, कैसा पैकेट साइज़ पसंद है या कैसे सीड वो पांग के पसंद करते हैं। तो उस जो मौजूदा वैरायटी है उस क्षेत्र की पॉपुलर, उनके बारे में कौन सा वहाँ पर कौन सी स्पेशल कोई क्रॉप बोई जाती है, कौन सी वैरायटी वो ज़्यादा वहाँ पर प्राथमिकताएँ दी जाती है, उन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। सप्लाई ऑफ सीड, सीड की सप्लाई है वो किस से प्रभावित होती है, तो वो भी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हो गया या आपके फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन हो गया या प्रोडक्शन ऑफ सीड हो गया, तो इस अलग अलग आपके सप्लाई ऑफ सीड इससे प्रभावित होती है। सीड मार्केटिंग स्ट्रक्चर आपने पढ़ ली थी, फार्मर टू फार्मर हो गया या एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या जो सेमी गवर्नमेंट हो गई या कौन सी गवर्नमेंट्स हो गई वो भी अपने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो सीड सेल्स प्रमोशन के अंदर अपने प्रमोशन जो भी देखे थे, अब होर्डिंग द्वारा हो गया, सिनेमा स्लाइड्स वगैरह हो गई या न्यूज़पेपर्स में हो गई, कटिंग वगैरह लगा सकते हो, या सोशल साइट्स के थ्रू भी आप प्रमोशन कर सकते हो। यानी ये इफेक्टिव सीड मार्केटिंग को आप बिना प्रमोशन के आप सही उससे मतलब नहीं पहुंचा सकते हो। तो आज अपने पढ़ेंगे इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सीड प्रोडक्शन एंड सीड प्राइसिंग, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो पहला इसमें देखते हैं सीड प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो क्या होती है, लो से लो अपने को जितना पॉसिबल हो सके लो से लो होनी चाहिए। क्यों लो होनी चाहिए? ताकि आपको मालूम है किसानों को, अगर आपको जैसे भी किसानों को ऐसा आभास होता है भी सीड की प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक है या बहुत ज़्यादा उनको ज़्यादा मिल रहा है, तो वो क्या है लोकल वैरायटियाँ वगैरह को प्राथमिकताएँ ज़्यादा दे देते हैं। तो अपने जो भी अपने इसकी जो प्राइस होती है जहाँ तक पॉसिबल हो सके वो अपने कम से कम उसको लो रखना चाहिए। द सीड प्रोड्यूसर हैव टू मेक द फ्लोइंग एडिशनल एक्सपेंसेस। अब देखते हैं इसमें जो क्या क्या इसमें जो अपने सीड प्रोडक्शन कोई भी प्रोग्राम इस्टाब्लिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो उसमें क्या क्या उसमें आप एक्सपेंसेस आते हैं, क्या क्या उसमें खर्चा आता है। तो इसके जो भी जितने भी खर्चा आते हैं उसके बारे में अपने इसमें देखेंगे। इन राइजिंग ए गुड सीड क्रॉप, आपकी जो गुड सीड क्रॉप आप इस्टाब्लिश करते हो, एक अच्छी सीड क्रॉप इस्टाब्लिश करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी आप ग्रोवर्स को आप सीड का जो खर्चा देते हो ग्रोवर्स को सीड के लिए, उसके लिए इसके बाद में आपके जो टेस्टिंग जो आपकी इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं या एडिशनल जो भी आपने स्ट्रक्चर वगैरह जैसे हाइब्रिड सीड वगैरह आपने प्लांटिंग करवाए हैं तो उसके भी आगे रोगिंग वगैरह करवाओगे तो उसका भी खर्चा उसमें बैठेगा। या जो एडिशनल आपने इंस्पेक्शन करवाए हैं, कई बार क्या तो इंस्पेक्शन में आपके जो पैरामीटर जो सीड स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे होते हैं, तो वो एडिशनल है इंस्पेक्शन कुछ समय के बाद में एडिशनल इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसका भी अलग से खर्चा आता है। जो सीड सर्टिफिकेशन चार्ज वगैरह होते हैं तो इसमें सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। एट द टाइम ऑफ सीड हार्वेस्टिंग, ड्राइंग एंड प्रोसेसिंग, उस समय आपके सीड हार्वेस्टिंग के समय क्या खर्चा आता है, ड्राइंग के समय क्या आता है, और प्रोसेसिंग के समय जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, जिसमें आपके हार्वेस्टिंग जो भी आप थ्रेसिंग फ्लोर वगैरह बनवाते हैं सेपरेट्स। कई बार क्या होता है जैसे आपकी कोई सीड क्रॉप है, ये आपने इस्टाब्लिश अच्छी सीड मतलब गुड सीड क्रॉप आपने इस्टाब्लिश कर की है, तो कई बार क्या होता है कि एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से आपकी कई बार सीड क्रॉप पैचेस में से ख़राब हो जाती है, लॉगिंग वगैरह हो जाती है या इंसेक्ट वगैरह कई बार क्या अटैक हो जाता है, तो उनको सेपरेट हार्वेस्ट करने के लिए भी एक्सपेंसिव अलग से कुछ व्यवस्था बनवानी होती है या अलग से उनको हार्वेस्टिंग के लिए फ्लोर वगैरह की आवश्यकता है, तो वो भी इस पर खर्चे सम्मिलित होते हैं। अगला है सीड मार्केटिंग कॉस्ट। सीड मार्केटिंग में आप सीड जो स्टोरेज वगैरह स्ट्रक्चर हो गई या सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपके चार्ज होता है, इसके अलावा जो सेल्स और प्रमोशन प्रचार में जो भी आपका खर्चा वगैरह होता है वो इसमें सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार ये सारी कॉस्ट ऑफ जो आपकी सीड प्रोडक्शन इसमें सभी कॉस्ट सम्मिलित की जाती है। सीड प्राइसिंग डिसाइड कैसे की जाती है? सीड प्राइसिंग
सबसे अहम इसमें रोल होता है, क्योंकि आपने जो भी सारी स्ट्रक्चर इस्टाब्लिश की है, अगर आपको बेटर सीड प्राइस के समय आपने ऐसे उसमें हेर फेर हो गई है या गड़बड़ हो गई है तो आपको बेटर डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं मिल पाएगा। आपको जो भी आपके कस्टमर्स वगैरह हैं वो आपकी सीड को परचेज नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल मार्केटिंग प्राइस ऑफ सर्टिफाइड सीड इज रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स, जिसमें आप पहला इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट का मतलब है भी जो भी आपने जो सीड प्रोडक्शन किया उसमें जितना इनपुट लगा है वो सारी कॉस्ट इसमें पहले सम्मिलित की जाती है, उनका हिसाब रखा जाता है। जिसमें आपके जैसे आपने फाउंडेशन सीड कहीं से परचेज किया वो कॉस्ट हो गई, उसके सर्टिफिकेशन चार्ज वगैरह हो गए, या आपने जो बिल्डिंग वगैरह इस्टेब्लिश की है, जो मतलब जो आपने कॉमर्शियल जो भी ग्रेन वगैरह होते हैं उनकी तुलना में सीड का प्राइस हमेशा हाई रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उस पर एडिशनल खर्चा अपने करते हैं। तो इनपुट कॉस्ट में वो सभी कॉस्ट सम्मिलित है जो अपने प्रोडक्शन जो भी सीड प्रोडक्शन करते हैं उसमें अपने की जाती है। दूसरा सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड कहने का मतलब है अभी सप्लाई और डिमांड भी सीड प्राइस में अहम रोल निभाती है। जैसे सीड की कोई सप्लाई है, जैसे अपने मार्केट में सीड की कोई पर्टिकुलर वैरायटी की सप्लाई बहुत कम हो चुकी है तो उस समय क्या हो गया, उसके प्राइस आप बढ़ा सकते हैं, उसके प्राइस उसमें अमूमन ज़्यादा रखे जाते हैं। अगर उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या होगा, प्राइस को कुछ हद तक कम करना होगा। तो आपको उसमें कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत घाटा उठाना। रिडक्शन इन प्राइस है, रिडक्शन इन प्राइस मतलब प्राइस में रिडक्शन कब करेंगे जब उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो। अगर सप्लाई बहुत कम हो तो आप प्राइस को हाइक या बढ़ा सकते हैं उसको। तो इस प्रकार ये भी सप्लाई और डिमांड है वो भी प्राइस से रिलेटेड है। कहने मतलब जो प्राइस होता है सप्लाई और डिमांड नेगेटिवली प्राइस से रिलेट होती है। अगला है प्राइस ऑफ अदर फार्म प्रोडक्ट्स एंड टाइम ट्रेंड। इसका मतलब है भी आपके जो कमर्शियल ग्रेन प्रोडक्ट होता है उनकी तुलना में अपने को सीड का प्राइस हमेशा ज़्यादा ही रखना होता है। क्योंकि आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में मानो कोई क्रॉप है वगैरह है जहाँ पर जैसे वीट वगैरह है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में वीट की क्या हो गया क्रॉप है, मतलब लॉस वगैरह ज़्यादा हो गया, तो उस एरिया में आपकी वीट क्रॉप है मतलब उसका बहुत रेयर है, मिलने के चांस बहुत रेयर है। तो आपने सीड अगर उसका सीड प्राइस अगर आपने उसका कम रख रखा है तो वो क्या होता है, ये ग्रेन कंज्यूम होने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है भी उसको ग्रेन कंज्यूम से रोकने के लिए आप तो जो कमर्शियल क्रॉप होती है उसकी तुलना में अपने इसका ज़्यादा ही प्राइस रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इस पर जो अपने एडिशनल एक्सपेंसेस करते हैं, इसकी जो अपने क्वालिटी मेंटेन करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पैरामीटर होते हैं जो उनको बनाए रखने के लिए जो जितना खर्चा लगाते हैं, तो सभी जोड़कर उनसे जो कमर्शियल प्रोडक्ट होता है उससे अपने इसका ज़्यादा होता है। और टाइम ट्रेंड के अनुसार अपने इसको प्राइस का डिसाइड करना चाहिए किस प्रकार मतलब समय जिस प्रकार वैरायटियाँ चल रही है उस हिसाब से टाइम ट्रेंड के अनुसार इसमें प्राइस है डिसाइड इसमें किया जाता है। तो ये थी प्राइसिंग पॉलिसियाँ थी। अब द फैक्टर अफेक्टिंग सीड मार्केटिंग। सीड मार्केटिंग जो अपनी स्ट्रक्चर बनी हुई उसको कौन कौन से कारक इसमें प्रभावित करते हैं। तो पहला है क्लियर कट पॉलिसी, मतलब स्पष्ट नीति होनी चाहिए आपके पास। एक सीड मार्केटिंग जो स्ट्रक्चर है उसके अगर स्पष्ट नीति होगी जिसमें आपका अधिकारी और जो भी प्राइवेट सेक्टर उनको स्पष्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बना रखी हो, उनके सेपरेट कार्यवर्ग डिसाइड कर रखे हो, तो ये इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर प्रॉपर अपने क्लियर कट जो पॉलिसी नहीं होगी तो सीड मार्केटिंग स्ट्रक्चर भी अपनी डामाडोल हो जाएगी उसमें। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वेल आइडेंटिफाइड एंड अडेप्टेड वेराइटीज़। किसी आप लोकेलिटी के अंदर आपने सीड मतलब आपने जो सीड प्रोडक्शन कार्यक्रम आपने लगा रखा है या सीड मार्केटिंग आपका सिस्टम चल रहा है तो उसमें वेल आइडेंटिफाइड का मतलब है भी कोई वहाँ की प्रचलित आइडेंटिफाइड वैरायटीज़ होनी चाहिए। आइडेंटिफाइड वैरायटीज़ का ही आप सीड प्रोडक्शन इसमें करेंगे ताकि वो लोकल फार्मर्स उनको अवेलेबल हो। आज के टाइम में अब आपको मालूम है हर फार्मर्स है लगभग वैरायटीज़ के प्रति अवेयर होते हैं। तो आइडेंटिफाइड और अडेप्टेड वैरायटी उस क्षेत्र से रिलेटेड उसकी इन्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग वो वैरायटी होनी चाहिए, उसमें मतलब बेटर वो परफॉर्मेंस करने वाली होनी चाहिए। ये नहीं भी आपने इसी मतलब ड्राई जोन के लिए आपने कोल्ड जोन की वैरायटी को वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ इसमें संभव नहीं हो पाता है। दूसरा है एडेक्वाट प्रोडक्शन स्टोरेज एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़। मतलब सीड को अगर आप पर्याप्त प्रोडक्शन स्टोरेज अगर उसको ढंग से नहीं मिलेगा और टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं मिलेगी वो भी आपकी सीड मार्केटिंग को प्रभावित करनी है। तो प्रॉपर टेस्टिंग उसकी होनी चाहिए, प्रॉपर उसको स्टोरेज मार्केटिंग टाइम में अगर उसको स्टोरेज कंडीशन अगर नहीं मिलेगी तो आप ये आपकी इसकी मार्केटिंग चेन होती है जो उससे प्रभावित होगी। क्योंकि आपके पास एक्सेसिव कई बार क्या हो जाता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से आप सीड को स्टोर करते हैं, सीड को स्टोर कर लेते हैं तो उसको क्या होता है कुछ दूर क्षेत्र तक भी आप उसको पहुंचा सकते हैं ताकि आपने क्या होता है सीड उसमें खराब वगैरह न हो या उसकी विगर वगैरह जर्मिनेशन हो लंबे समय तक। क्योंकि ये सीड प्रोडक्शन क्या होता है एक सीजनल प्रक्रिया होती है तो अपने को इसमें
नेक्स्ट सीजन तक नया सीड मार्केट में आ जाता है। तो इस हिसाब से उसको आपको एक्सेसिव जो आपका प्रोडक्शन है उसको स्टोरेज फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑफिशियल प्रोग्राम, कोई भी अगर आपकी वैरायटी रिलीज हुई है तो अगर गवर्नमेंट वगैरह द्वारा उसका ऑफिशियल प्रोग्राम के थ्रू उसको या प्रमोशन के थ्रू जो भी आप गवर्नमेंट अब उसको प्रमोशन करेगी तो ही वो आपके लोकल क्षेत्र में उसकी मतलब इमेज बन पाएगी, तो वो भी अपने सीड मार्केटिंग को प्रभावित करती है। अगर आपकी कोई वैरायटी रिलीज़ है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं तो वो भी आप सीड उस मार्केटिंग में आप उसको ढंग से उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। डिमांड फोरकास्ट, इसके बारे में मैं आपको बताया था। डिमांड जो भी लोकल एरिया की जो डिमांड होती है उसका अपने सही मूल्यांकन करके ही सीड को प्रोडक्शन इसमें करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो आपका नेट क्रॉप्ड एरिया होता है उस लोकल एरिया का और उस जनरल जो पर्टिकुलर सीड है, जो पर्टिकुलर वैरायटी है उसकी सीड रेट होती है पर्टिकुलर क्रॉप की, जो उससे अपने मल्टीप्लाई करके जो ग्रोस अपने सीड डिमांड है उसका मूल्यांकन कर लेते हैं और उस अकॉर्डिंग अपने सीड इसमें प्रोडक्शन करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, गुणवत्ता तो आपको मालूम है, गुणवत्ता तो सीड से डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर आपका जितने क्वालिटी सीड होगा उतना ही उसका आगे से आगे डिमांड होगी। और अगला है पब्लिसिटी, प्रचार। प्रचार किसी चीज़ के बारे में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रचार अगर नहीं होगा तो उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं हुई तो लोग उसको खरीदेंगे भी नहीं। तो अवेयरनेस के लिए आपको पब्लिसिटी जरूरी है। जैसे मैं अपने लोकल होर्डिंग वगैरह या लोकल आप कहीं भी प्रदर्शनी लगा सकते हैं, किसान मेलों में प्रदर्शनी लगा कर भी आप सीड जो मार्केटिंग है उसको बेटर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगला रोल ऑफ WTO एंड OECD इन सीड मार्केटिंग। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या चीज़ है, क्या संस्था है, क्या इसका कार्य है। तो सब इसकी स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड जिनेवा में, इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो भी अपने इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रेड वगैरह जो व्यापार वगैरह होता है तो उसको कंट्रोल करने का काम इसका होता है। इससे पहले क्या होता था, जो अपने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जो अपने व्यापार का इसका एक एग्रीमेंट हुआ था जो 1947 में हुआ था। तो पहले ये कार्यशील था, इसकी जगह में ये WTO इस्टेब्लिश किया गया। तो WTO का काम क्या होता है, जो भी अपने व्यापार में जो भी तकनीकी जो भी बाधाएं वगैरह आ रही है या जो आपके रेट वगैरह कुछ हाइक वगैरह हैं तो उनको एक मतलब इक्वल सब देशों के लिए इक्वल इसमें आपको एक व्यवस्था बनाना ताकि ढंग से व्यापार आपका हो सके। तो WTO का मुख्य स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। 1 जनवरी 1995 इसका स्थापना हुई थी। तो ये क्या सहयोग करता है, सीड मार्केटिंग हो वही है। आप इंटरनेशनल सीड मार्केटिंग बाजार में आपको तो ये रीजनेबल प्राइस पर आपको रीजनेबल एक रेट पर आपको व्यापार उपलब्ध करवाता है। तो इसमें आपको हानि से ये रोकता है। विश्व व्यापार संगठन की देखरेख में व्यापार में लागत में कटौती आती है और मानव जीवन स्तर में अप्रत्याशित सुधार होता है। दूसरा, इसमें विश्व व्यापार संगठन की देखरेख में बीज विपणन के दौरान उत्पन्न विवादों को आसानी से निपटारा हो जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल की संस्था में अगर आपके कोई वाद विवाद हो जाए तो उसका भी निपटारा इसमें आसानी से हो जाता है। विश्व व्यापार संगठन की देखरेख में संपन्न विपणन प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर की लागत में कटौती होती है और WTO से पर्यावरण स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो जो भी आपके दर वगैरह होती है इंटरनेशनल लेवल पर उन पर भी आप इसमें कटौती होती है, तो वो भी इसमें क्या बहुत अच्छा फायदा होता है। इस प्रकार ये विश्व व्यापार संगठन विश्व में शांति और स्थिरता का योगदान करता है। तो जनरली इसका काम जो भी टैरिफ अपने ट्रेड वगैरह करते हैं इंटरनेशनल उसके अनुबंध, हर देश का इसमें अनुबंध होता है, जो उसके अकॉर्डिंग अपने इसमें व्यापार वगैरह करते हैं। अगला OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट। तो इसका क्या काम होता है, इसकी स्थापना वैसे 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी इंटरनेशनल लेवल पर इसके भी जो सदस्य देश होते हैं वे भी सीड जो सर्टिफिकेशन को भी बढ़ावा देता है, अपने सेपरेट ये अपने मार्केट तैयार कर रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पर इसका भी बहुत ही इसमें सीड मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा रोल है। बीज के प्रमाणन के लिए OECD योजनाएं लगातार उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित कृषि बीजों का उपयोग को बढ़ावा देती है। तो ये जो अपने क्वालिटी सीड होते हैं, जो स्टैंडर्ड सीड होते हैं, उनको प्रोडक्शन के लिए इसमें ये बढ़ावा देने का काम करती है। OECD का उच्च गुणवत्ता बीजों के निर्यात और आयात की विश्व में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इसके अकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेशन है, इसका कहने का मतलब है जो सभी देश एक इंटरनेशनल जो भी अपने सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है उसके सबको रूल फॉलो करना चाहिए ताकि क्या होता है निष्पक्षता उसमें बनी रहे सीड में। इसके द्वारा बीज बाजार में उच्च पैदावार वाली किस्मों खासकर हाइब्रिड बीज की मांग वैश्विक स्तर में तेजी से बढ़ रही है।
तो इसका मार्केट प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा दिनों दिन बढ़ रहा है। इसकी देख रेख में कई देशों ने बीज उत्पादन में सख्त और कानून और मतलब बहुत ज़्यादा देश इसके फिलहाल इसके 39 कंट्री इसके सदस्य देश हैं, और इसका अपने पेरिस है, फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके जो भी अपने सदस्य देश हैं वो भी दिनों दिन इसमें भाग ले रहे हैं और बढ़ रहे हैं, ताकि सभी एक जैसी नीति अपनाने में सभी देश इसमें विश्वास रखते हैं, ताकि सीड मार्केट है जो सभी एक जैसी नीति अपनाएं, किसी के लिए सेपरेट अलग कानून ना हो। OECD द्वारा प्रभावी और कुशल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि किसानों के पास वैश्विक स्तर पर उपलब्ध बीजों में सर्वोत्तम किस्मों तक पहुँच है या नहीं। तो ये जो संगठन है ये इंटरनेशनल लेवल पर जो कार्य कर रहा है, अपने सीड मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर अपने पेरिस में है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और इसकी जो सीड पॉलिसी थी वो तो 98 में इसने गठित की थी। सीड सर्टिफिकेशन पॉलिसी वगैरह इसने फ्रेम की थी, इसमें अलग अलग इसके अलग अलग वैरायटियों के लिए अलग अलग रूल बने हुए हैं। तो इस प्रकार इसमें अपने इसका रोल वगैरह पढ़ा, खास इतना मतलब इसमें कुछ है नहीं। अपने स्टोरेज जो भी आपके सीड जो भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसके बारे में जो भी सीड प्रोडक्शन है, सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन है डिफरेंट क्रॉप्स के, वो अपने कवर करेंगे। और जनरली जितने भी एडिशनल लेक्चर थे आपके स्टोरेज से हो गए रिलेटेड हो गए, सीड ट्रीटमेंट से रिलेटेड है या प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, वो सब आपके कंप्लीट हो गए। मार्केटिंग थी तो मार्केटिंग भी आपकी कंप्लीट हो गई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में अपने मिलते हैं।